बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में बुनियादी तौर पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च को किन किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। रिसर्च को बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया गया है और ये जो टाइप्स हैं रिसर्च की, ये बुनियादी तौर पे कुछ मेथोडोलॉजी के बेस पे है, कुछ जो है वो जिस तरीके से नॉलेज जनरेट करते हैं, कुछ हमारी प्रैक्टिस पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बुनियाद पे रिसर्च को डिवाइड किया गया है। तो अभी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले वो हम बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी के रिसर्च को किन किन तरीक़ों में डिवाइड किया गया है। मेथोडोलॉजी की बुनियाद पे, मेथोडोलॉजी का मतलब कि किन तरीक़ों से वो जो स्टेप्स फॉलो होते हैं, जो लास्ट के उसमें हमने पढ़े थे ये वाले स्टेप्स। तो ये जो रिसर्च के जो दो टाइप हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं, मैं उसको मेजर डिफरेंस कहूँगा, लेकिन अभी बुनियादी तौर पे आपको इसकी जो असलियत है वो समझनी होगी कि ये किस तरीके से डिफरेंट है। दो हैं अपने पास, इसको नोट कर लें। एक है क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले हम क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप पढ़ेंगे। जिस तरह हमने रिसर्च के डिफिनीशन में पढ़ा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ बेसिकली अ सिस्टमैटिक अप्रोच, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च भी सिस्टमैटिक या स्टेप वाइज अप्रोच है और जिसमें सब्जेक्टिव जो अप्रोच हमारे पास इस्तेमाल होता है टू डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड गिव द मीनिंग। देखें ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। जब रिसर्च का वर्ड आ गया तो रिसर्च का जब वर्ड आ गया तो आपके पास तो सबसे पहले ये जिस तरह मैंने बताया कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, और इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि सब्जेक्टिव अप्रोच यूज टू डिस्क्राइब लाइफ एक्सपीरियंसेस, कि ये हमारे पास बुनियादी तौर पे सब्जेक्टिव अप्रोच होता है। रिसर्च तो आ गया कि ये सिस्टमैटिक अप्रोच है, लेकिन इसमें ये सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी का जो मतलब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव में हम सब्जेक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप डेटा लेते हैं मरीज़ से, तो मरीज़ का जो डेटा होता है वो दो टाइप का होता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो होता है जो मरीज़ हमें ख़ुद बताता है, क्योंकि मरीज़ उन सारी एक्सपीरियंसेस और फीलिंग से गुज़र रहा होता है और वो हम अपने सेंसेस के ज़रिए वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो इसको सब्जेक्टिव डेटा, जैसे मरीज़ से हम पेन का पूछते हैं कि उनका पेन कैसा है, या जो है वो भूख वगैरह, प्यास, या कोई स्ट्रेस, ट्रॉमा, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, एंजाइटी है, तो ये सब्जेक्टिव मतलब वर्डिंग्स में एक्सप्लेन होती है। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है इसमें स्टेप वाइज हम वर्डिंग्स के ज़रिए, वर्डिंग्स की अप्रोच इस्तेमाल करते हुए जो हमारे रिसर्च पार्टिसिपेंट है जिनसे हम रिसर्च का डेटा लेते हैं, तो वो हमें अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बताते हैं और फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं आगे नॉलेज जनरेशन के लिए। इट इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल थिंक, कि लोग सोचते कैसे हैं, ये फील कैसे करते हैं, और कोई इनका कोई रेट है, जैसे पेन स्केल का रेट हो गया, एंड व्हाट दे से दे थिंक एंड हाउ दे से दे फील, कि जैसे वो जो चीज़ें कह रहे हैं क्या वो वैसे उसके बारे में सोचते हैं। जाहिर सी बात है, मैं सोचता किसी एक फिनोमिना या किसी भी इशू के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि मेरा बोलना और मेरा सोचना एक जैसे हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि डिफरेंट हो, और सिमिलरली मेरी फीलिंग उसके बारे में कैसी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बुनियादी तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एक्सप्लोर करते हैं। दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्टिव, जैसे मैंने बताया ये सब्जेक्टिव या वर्ड्स में एक्सप्लेन होती है, एंड इट इन्वॉल्व्स फीलिंग एंड इम्प्रेशन रादर देन नंबर। तो इसमें हमारे पास पार्टिसिपेंट के फीलिंग्स होते हैं और इम्प्रेशंस, उनके जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो ज़्यादातर हमारे पास रिकॉर्ड होती है, बजाय इसके कि उनका डेटा हम नंबर्स में नोट कर लें। अच्छा, इसके दूसरी जो अगर हम टाइप रिसर्च की पढ़ें तो इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च बुनियादी तौर पे क्वांटिटी या मिकदार से निकला है।
जिस तरह हम कहते हैं कि जैसे हमने पहले भी बताया कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, ये भी एक फॉर्मल सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, लेकिन ये याद रखें कि ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। मतलब इसमें हम जो चीज़ें हैं वो अपने सेंसेस के ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं, और इसमें हम उन्हीं सेंसेस के बेस पे रिलेशनशिप को एग्जामिन करते हैं कि दो चीज़ें अगर एक जैसी एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है तो उनके रिलेशनशिप को आपस में एग्जामिन करते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट के फिनोमेना को देखते हैं, और उनकी इंटरेक्शन जो हमारे पास जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई सॉल्ट डाइट या हाई फैट डाइट अगर कोई रोज़ाना ले तो उनका रिस्क कितना बढ़ जाता है हार्ट डिजीज़ के लिए। तो हम सॉल्ट इनटेक को नोट करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में सॉल्ट ले रहा है, नंबर्स में उसको नोट करते हैं, एंड देन उनका जो रिस्क है, रिस्क स्कोरिंग वो करते हैं, और उसकी बुनियाद पे हम कोई रिलेशनशिप मालूम कर लेते हैं इन दो वेरिएबल्स के बुनियाद पे। बुनियादी डिफरेंस या सिमिलैरिटी क्या है? एक तो ये समझें कि ये फंडामेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब मेथडोलॉजी के बेस पे जो मेथड हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ इसको कर देता है। और ये भी याद रखें कि ये फंडामेंटली अपोज भी नहीं करता। मतलब ये है कि अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आप क्वालिटेटिव भी एक ही फिनोमेना को आप दोनों तरीक़ों से स्टडी कर सकते हैं। फंडामेंटली बेस्ड ऑन कि हम उसको स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी बुनियाद पे ये एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, अपोज नहीं करते, बल्कि ये मेथडोलॉजी के बेस पे एक दूसरे से अपोजिट है या डिफरेंट है। बाकी ये है कि मैं अगर स्ट्रेस को या ग्रीफ को या लॉस ऑफ लव्ड वन के मतलब किसी का प्यारा ख़ानदान में इंतकाल कर गया किसी भी बीमारी की वजह से, और कैंसर समझें आप उसको, तो उसके बाद वो कैसे उसको कोप करते हैं, इसको अगर हम स्टडी करना चाहें तो अगर सब्जेक्टिवली उसको हम एक्सप्लोर करें तो क्वालिटेटिव मेथड के ज़रिए होता है ये, और अगर ऑब्जेक्टिवली हम उसको किसी स्केल पे या हमारे पास चार्ट है या हमारे पास कोई ऐसा जो नंबर्स के हिसाब से हमने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है और उनकी स्कोरिंग नंबर के बुनियाद पे की है, ये फिर क्वांटिटेटिवली बन गया। कर तो दोनों तरीक़ों से करते हैं और एक दूसरे को अपोज भी नहीं करता कि अगर आपने क्वालिटेटिवली करना है तो क्वांटिटेटिव नहीं कर सकते। कर तो हम दोनों तरीक़ों से, लेकिन तरीके इसके मुख्तलिफ है। एंड इट कैन बी यूज्ड इन कंजंक्शन। मिक्स मेथड रिसर्च जो होता है वो एट अ टाइम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोचेस को यूज़ करता है, और ये मिक्स मेथड भी बुनियादी तौर पे एक मेथडोलॉजी है जिसमें हम रिसर्च के दोनों टाइप्स को एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं कि जो बुनियादी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो हमारे पास लिमिटेड होती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर उसमें हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, येस नो या स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री के एक पैमाने पे या एक स्केल पे हम उसको रेट कर सकते हैं। और हम इससे हट के अगर एक क्वेश्चन की रेटिंग यही है तो हम इससे हट के रेटिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब कि इसकी एक्सप्लोरेशन लिमिटेड होती है, और इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन की क्लोज एंडेड की जो नेचर है उस पे फोकस करना होता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है। आप किसी से पूछें कि कैंसर मरीज से अगर पूछते हैं कि उनका जो जब से कैंसर डायग्नोज हुआ है तो अब तब से लेकर अब तक उनकी सेहत पे क्या असर पड़ा है, उनके एहसासात किस तरह चेंज हुए हैं और वो किस तरह इसको कोप कर रहे हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो आप तीनों अलग अलग पूछें और इसमें वो मिक्स करके भी बता सकते हैं, थोड़ा सा डिविएट करके भी बता सकते हैं। हो सकता है वो अपनी सेहत से हट के आपको फैमिली के मसलों के बारे में बताना शुरू करें कि मैं कमा रहा था और मैं इसकी वजह से कमाना बंद कर दिया और नहीं कर सकता मैं काम। तो ये बुनियादी तौर पे इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। दूसरा
क्वांटिटेटिव में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच हम जो है वो कोई रिलेशनशिप, एसोसिएशन या इफेक्ट मालूम करना चाहते हैं कि भाई हम ये देखें कि साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग होती है या जो हमारे पास सपोर्ट ग्रुप होते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, हाउ मच दे आर इफेक्टिंग द कोपिंग स्किल्स ऑफ अ कैंसर पेशेंट, कि अगर कैंसर के पेशेंट जो है वो आपस में मिल बैठ के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, टाइम दे, तो ये एक इंडिविजुअल कैंसर पेशेंट अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो वो उसकी अपनी कोपिंग स्किल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये एक मफरूज़ा हम ये समझ लें कि जो पेशेंट सोशलाइज होते हैं और वो इस तरह की अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं अपने जैसे सेम मरीज़ों के साथ मिल बैठ के डिस्कस करते हैं, तो उनकी कोपिंग अच्छी होती है बनिस्बत उनकी जो नहीं करते। सो क्वांटिटेटिव में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं क्योंकि इसमें स्कोरिंग को कंपेयर करते हैं। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव, चूँकि इसमें वर्ड्स ज़्यादा होते हैं और इसमें हम बातें ज़्यादा करते हैं, तो एक बुनियादी तौर पे हमारे पास बहुत इन डेप्थ, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है और ये डीप अंडरस्टैंडिंग किसी भी सिनेरियो या किसी भी इशू के बारे में हमारे पास एक थ्योरी जनरेशन में हेल्प करती है। सो द थर्ड वन इज़ के जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च लिमिटेड होती है, सिमिलरली ये स्पेसिफिक भी बहुत होती है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है वो उसी टॉपिक के हवाले से होते हैं, डिविएशन नहीं होती। जबकि क्वालिटेटिव में होलिस्टिक है, इसमें हम मोर देन वन साइड टच करते हैं कि अगर हमने मरीज़ की कोपिंग स्किल के बारे में बात करनी है तो हमने उनके इकोनॉमिक सिचुएशन, उनकी सोशल लाइफ, उनकी रिलीजियस लाइफ, उनकी जो मैरिटल लाइफ है या फिर उनकी अपनी साइकोलॉजिकल जो वो है, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के हम उसमें स्टडी करते हैं। सो दैट इज़ होलिस्टिक जो क्वालिटेटिव है, जबकि क्वांटिटेटिव हमारे पास स्पेसिफिक होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ जो डिफरेंस है कि क्वांटिटेटिव जो है वो हमारे पास स्टेटिस्टिकल है, इसमें हम नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इन नंबर्स को हम मैथ्स के सॉफ्टवेयर्स में डाल के उसके जो स्कोरिंग होती है उनके बेस पे डिसीजन लेते हैं, स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव में हम उन अल्फाज से मतलब निकालते हैं, वी इंटरप्रेट देम, हम उनको बाकायदा अपने जो लोग हैं, ऑडियंस है, उन तक एक्सप्लेन करके पहुंचाते हैं। तो ये डिफरेंस है इसमें। और सिमिलरली क्वांटिटेटिव जो है वो न्यूमेरिक है, जैसे नंबर्स में उनकी स्कोरिंग होती है, और क्वालिटेटिव वर्बल या टेक्सचुअल के उनकी ज़्यादातर सब्जेक्टिव नेचर है, तो इस वजह से वो ये डिफरेंस भी इन दोनों में है। एंड द अदर वन इज़ क्वांटिटेटिव में आपके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, जबकि क्वालिटेटिव में डायनेमिक ट्रुथ होता है। ये समझ लें थोड़ा सा। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जो बात आपको जिस तरह बताई जाती है वो वही है, यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, मतलब मरीज आपको क्वेश्चन का जो आंसर बताएगा, उसका जो नंबर वो सेलेक्ट करेगा जवाब का कि उसका 4 जवाबात में कौन सा जवाब ठीक है, तो वो वही होगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते या तावीलें नहीं दे सकते या उसमें अपनी तरफ से एडिशन या डिलीट कुछ नहीं कर सकते। जबकि क्वालिटेटिव में चूंकि एज अ रिसर्चर आप इंटरप्रेट करते हो चीज़ों को, सो इसीलिए जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपके ऑडियंस तो नहीं या रीडर्स तो नहीं देखते। एज ए रीडर आपका रिसर्च पेपर क्वालिटेटिव का मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे तो एक्सप्रेशंस का मुझे नहीं पता कि जो आपका पार्टिसिपेंट है, मरीज़ है, उसने क्या एक्सप्रेशन दिए ये बात करते हुए। तो इसीलिए एक्सप्रेशन को मर्ज करते हुए वर्ड्स के साथ जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। वी कैन से इट इज़ डायनेमिक। एक मरीज़ ये है कि आप उनको लॉस एंड ग्रीफ के बारे में उनका इंटरव्यू करें और आप पूछें कि उनके जो कैंसर के मरीज़ थे जिनकी डेथ हो गई, तो जब वो आखिरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में किस तरीके से आपसे इंटरेक्शन उनकी रही, तो वो शायद उनकी मेमोरी में वो बात जो है वो एक खुशगवार उसके हिसाब से हो कि वो आखिर में हम सबको बहुत प्यार देते थे, बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे और हम सब के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे।
लेकिन वहाँ पे उनकी याद भी आती है और इमोशंस अटैच होते हैं, तो वो उनके अगर पार्टिसिपेंट के आंखों से आंसू जाएं और वो जवाब हंसते हुए दे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फुल ऑफ इमोशंस, बट दैट इमोशंस इज नॉट कि यहाँ पे हम उसको नेगेटिव सेंस में लें। वहाँ पे वो उनको अच्छी बातें उनकी याद करके उनको मिस करते हुए इमोशंस का एक्सप्रेशन करते हैं। सो हमने एज ए रिसर्चर इसको इंटरप्रेट करना है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो जवाबात होते हैं पार्टिसिपेंट के वो डायनेमिक्स होते हैं, उनका मतलब डायनेमिक होता है, एंड therefore we say that the truth is dynamic in qualitative research। तो ये वो जो स्लाइड हमने ये वाली पढ़ी, ये बुनियादी तौर पे जो इन दोनों तरीक़ेकार या टाइप्स ऑफ रिसर्च है इसमें डिफरेंस के बारे में बात करता है। और अभी हम जो है वो बुनियादी तौर पे इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के सब टाइप्स क्या हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ नाम वो देख लें और इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहला टाइप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जिसमें हम किसी भी इशू या सिनेरियो को डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा टाइप कोरिलेशनल रिसर्च है, जिसमें हम, जैसे वर्ड से जाहिर है, को रिलेशनल, कि हम दो वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप, एसोसिएशन या इम्पैक्ट देखते हैं। और तीसरा टाइप जो है वो कोहर्ट स्टडी है, जिसमें हम ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के कंपैरिजन को और उनके जो कॉज एंड इफ़ेक्ट है और इस तरह एक्सपोजर वर्सेस नॉन एक्सपोजर, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। और जो फोर्थ टाइप है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जिसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एक कॉज़ाई एक्सपेरिमेंटल है और एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, कि हम जो है एक चीज़ का इम्पैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखें, कि अगर दो ग्रुप्स बना लिए, एक 50-50 पेशेंट्स का जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, और जो एक ग्रुप था 50 पेशेंट्स का, वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी की रूटीन फॉलो कर रहा था, और जो 50 बाकी पेशेंट्स थे उनको हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक रूटीन दे दिया कि आप ये रूटीन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अपनी डाइट प्रॉपर लेंगे, और आप जो है वो एक स्पेसिफिक रूटीन को फॉलो करते हुए फिर हम उनको 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, जितना भी अरसा हमने स्पेसिफिक किया होता है उसकी बेस पे उनके रिजल्ट्स नोट करके कंपेयर कर लें दोनों ग्रुप को। जो नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे तो उनकी कार्डिक जो हेल्थ है उस पर क्या इफ़ेक्ट था। कंपैरिजन में हम उनको देखेंगे कि जिनको हमने नई रूटीन या नई इंटरवेंशन दी और उनको हमने नोट किया। दूसरी तरफ अगर क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप की हम बात करें तो इसमें फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है, जिसमें किसी भी फिनोमिना, किसी भी इशू, किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हम रिसर्च करें, उसको एक्सप्लोर करें। द सेकेंड टाइप इज़ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, जिसमें हम बाकायदा थ्योरी जनरेशन करते हैं, बहुत इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं किसी भी एरिया के बारे में। द फोर्थ टाइप इज़ एथनोग्राफिक रिसर्च, जिसमें हम डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट कस्टम्स को, रस्म व रिवाज, रहना सहना, लोगों के मुख्तलिफ तौर तरीक़ों के बारे में रिसर्च करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये बिहेवियर रिसर्च में ज़्यादातर क्वालिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल होता है। एंड एक जो फोर्थ टाइप है दैट इज़ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें हम बुनियादी तौर पे हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब बर्ड फ्लू का वो आया, पेंडेमिक आया था, या फिर इस तरीके से जो एबोला वायरस काफ़ी स्प्रेड हुआ था, तो हिस्ट्री में इनका क्या पैटर्न था और लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस थे इन चीज़ों से। सो ये इसके कुछ टाइप्स हैं। वो तो था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथोडोलॉजी। अब आते हैं रिसर्च की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आउटकम, कि उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। सो इसमें बुनियादी तौर पे 4 टाइप्स को में उसको डिवाइड किया है, और एक टाइप है बेसिक, या जिसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ नॉलेज जनरेट होती है, इसमें हमारे पास बुनियादी तौर पे प्रैक्टिस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कि कोई किसी चीज़ के बारे में हमें बुनियादी नॉलेज का पता चला। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी कोविड है, कोरोना वायरस, जब ये नया नया निकला था तो ज़ाहिर सी बात है पहले तो इसकी जीन सीक्वेंसिंग मालूम की गई, इसकी फैमिली, कि ये वायरस के कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है,
साइज़ कितना है और इसकी जीन सीक्वेंसिंग क्या है। तो इन्होंने बुनियादी तौर पे उसकी मॉर्फोलॉजी और ये सारी चीज़ें स्टडी की। बट लेटर ऑन जब इस पे अप्लाइड रिसर्चेज हुई या प्रैक्टिकल रिसर्चेज हुई कि अगर ये मेडिसिन इस पे हम इसका एक्सपोजर करें तो वायरस का पे क्या इफ़ेक्ट होगा, या फलां वैक्सीन से हम उसको एक्सपोज करें तो क्या इफ़ेक्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें अप्लाइड रिसर्च में आती है। और इसने क्या किया कि हमारी प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करते हुए वैक्सीन ईजाद कर ली, और आज हम उन्हीं वैक्सीन को स्टडी करके उसको इस्तेमाल करते हैं और प्रिवेंशन मेथड के तौर पे उसको यूज़ करते हैं। सो ये अप्लाइड या प्रैक्टिकल रिसर्च हो गया। और इसके बाद एक्शन रिसर्च आता है, आउटकम रिसर्च। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बुनियादी तौर पे हमारे पास बेसिक या प्योर रिसर्च जो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द डेटा आर साइंटिफिकली कलेक्टेड। डेटा तो हम रिसर्च मेथड के थ्रू बिल्कुल साइंटिफिकली कलेक्ट करते हैं सिस्टमेटिक प्रोसेस से, टू एडवांस आर नॉलेज, कि हमारी नॉलेज जो या तो न्यू नॉलेज बने या जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो अपडेट हो और वो वैलिड हो आजकल के दौर के हिसाब से, विदाउट पार्टिकुलर रेफरेंस टू इट इमीडिएट और प्रैक्टिकल यूज़, बग़ैर इसके कि ये हमारे फ़ौरन इस्तेमाल में आ जाएं, इसकी फाइंडिंग्स या हमारे जो प्रैक्टिस है इस पे इफ़ेक्ट करें। इट जनरेट रेस्ट्स एक्सपेंड theories that describe, explain or predict the phenomena of interest to the discipline without regard to its later use। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़े यानी थ्योरीज़, अंदाज़े हम लगाते हैं जो कि हमें फ्यूचर में मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को, इश्यूज़ को या सिनेरियोज़ को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं, या फिर फ्यूचर में हम उसके बेस पे पेशन गोई करते हैं कि अगर तो कोई 40 इयर्स से ज़्यादा इंसान बहुत ऑयली और जंक फूड का इंटेक करे और डाइट का ख्याल नहीं करे तो ऐसे इंसान को ओबेसिटी और हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फ्यूचर में इसको बहुत मसले होंगे हेल्थ से रिलेटेड। तो ये हमने एक प्रेडिक्शन की। बुनियादी तौर पे बेसिक रिसर्च हमें ये चीज़ें नॉलेज प्रोवाइड करता है जिसको फ्यूचर की प्रेडिक्शंस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिसर्च वुड बी डिटरमाइनिंग द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जो फिजिक्स में अगर हम, ये फिजिक्स की एग्जाम्पल है, बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है, तो उसमें किस तरीके से इसने इफ़ेक्ट किया और फंक्शन करता है, तो इसको समझने के लिए जो बुनियादी नॉलेज हमारे पास आती है वो हमारे पास बेसिक या प्योर रिसर्च से आती है। नाउ कमिंग टू द अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च, इट इज़ अ रिसर्च दैट इज़ डिज़ाइंड टू प्रोड्यूस फाइंडिंग दैट कैन बी यूज टू रीमीडिएट और मॉडिफाई अ गिवन सिचुएशन। जैसे मैंने कोविड की एग्जांपल दी कि हमारे पास वो सिचुएशन आई थी, तो उसको हमने रीमेडिएट करना था, उसको कंट्रोल करना था या मॉडिफाई करना था कि इस वायरस को हम किस तरीके से नॉन मतलब या लेस डेंजरस या बिल्कुल ज़रर इसका ख़त्म करके हम इसको मॉडिफाई कर सकें। उसके लिए हमें बुनियादी तौर पे जब हमें बेसिक इसका आइडिया हुआ कि ये है क्या, और अगर इसके लिए हमने सबसे पहले वैक्सीन नहीं बनाई तो ये इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है कि ये दुनिया को बहुत जल्दी बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। ये बेसिक रिसर्च ने बताया। अप्लाइड रिसर्च ने कहा कि ठीक है, तो फिर मेडिसिन चूँकि एक लंबा प्रोसेस है इसकी क्योर के लिए बनाना, वैक्सीन की तरफ जाते हैं और पहले इसकी प्रिवेंशन पे काम करते हैं। चूँकि वैक्सीन जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है, दैट इज़ प्रिवेंशन। वैक्सीन बनाते हैं ताकि हम जो इसका रैपिड स्प्रेड है और दुनिया पे इसका इफेक्ट है इसको कम कर सकें। ये प्रैक्टिकल रिसर्च की एक एग्जांपल है। और ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है दैट जो कंडक्ट की जाती है नॉलेज जनरेशन के लिए, और वो ऐसा नॉलेज होता है कि वो डायरेक्टली हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करती है। और अप्लाइड रिसर्च जो हमारे पास मसले होते हैं उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। द पर्पस ऑफ अप्लाइड रिसर्च इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
एंड मेक डिसीजन बनाएं, एंड प्रेडिक्ट कंट्रोल आउटकम, कि हमारे पास जो फ्यूचर में जो आउटकम निकलने हैं किसी भी चीज़ की वजह से, उसको प्रेडिक्ट किया जाए। जैसे कोविड की अगर हम बात कर लें, द फाइंडिंग फ्रॉम अप्लाइड स्टडीज़ कैन ऑल्सो बी वैल्यूएबल टू पॉलिसी मेकर। अप्लाइड रिसर्च से हमारे पास पॉलिसी मेकर मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ बनाते हैं और सोशल प्रॉब्लम को हल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अभी हमारे पास जितनी भी कोविड पे रिसर्चेज हो रही है, इसके पैटर्न पे, इसके वैक्सीन पे, तो पॉलिसी मेकर क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप के वैक्सीन बन गए, कोई चाइनीज़ है, कोई यूके का है, कोई अमेरिकन वैक्सीन है। तो फिर पॉलिसी मेकर जब ये रिसर्च करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि 18 ईयर्स से कम लोगों को ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, तो पॉलिसी मेकर ने पॉलिसी बनाई कि 18 वालों को, उससे कम एज वालों को नहीं लगेगी वैक्सीन। फिर बताया कि एस्ट्राजेनेका जो है, तो वो वैक्सीन 40 साल से कम उम्र लोगों में रिस्की हो सकता है ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग इश्यूज़, तो वहाँ पे भी पॉलिसी बन गई। फिर कुछ कंट्रीज़ के पॉलिसी मेकर ने कहा कि चाइनीज़ वैक्सीन जो है उनको डाउट था, खैर ये तो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पे चाइनीज़ वैक्सीन को रिफ्यूज़ कर दिया, कहीं पे अमेरिकन और बाकी वैक्सीन्स को। सो ये हमारे पास जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं उनको पॉलिसी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। अच्छा, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च का डिफरेंस थोड़ा सा, जैसे हमने कहा कि बेसिक रिसर्च हमारे पास नॉलेज जनरेशन करती है किसी भी डिसिप्लिन में। नर्सिंग में अगर आप बेडसोर की स्टेजिंग के बारे में रिसर्च करें कि इसकी क्या स्टेजिंग होती है, कौन से साइज़ पे हम उसको क्या स्टेज कह सकते हैं, कितनी एज में ये क्योरेबल है, नॉन क्योरेबल है, तो ये बेसिक रिसर्च हमें बताती है। और अप्लाइड रिसर्च फिर आपको ये बताएं कि वो जो मॉइस्चराइज़र क्रीम है वो ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करती है, या फिर अगर आप डूड्रम या इस तरीके से कोई कम्फील वगैरह अप्लाई करें तो वो ज़्यादा जल्दी उसको हील करती है। सो वो कंपैरिजन जो एक्सपेरिमेंटल उसके थ्रू करती है वो अप्लाइड रिसर्च है। और फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर है जो कि इन डेप्थ स्टडी करना चाहता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल ग्रीविंग प्रोसेस, किसी का इंतकाल हो गया, उसके पीछे जो गम किया जाता है ग्रीविंग प्रोसेस, तो उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए, विदाउट हैविंग एक्सप्लिसिट नर्सिंग इम्प्लीकेशन इन माइंड। उसके जहन में ये नहीं होता कि मुझे नर्सिंग के हवाले से इसको स्टडी करना है कि नर्सिंग में हम क्या कर सकते हैं ऐसे डेथ के बाद जो ग्रीविंग प्रोसेस है उसको ईज़ करने के लिए। सो जब वो नॉलेज जनरेट करता है कि मतलब लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर जो है वो कुछ लोग तिलावत करते हैं, कुछ लोग अपने रिलीजियस प्रेयर्स पढ़ते हैं, कुछ उनको जलाते हैं, कुछ उनको दफन करते हैं। सो उन्होंने नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है कि उसको देखा हो, लेकिन ये तो बेसिक रिसर्च हो गया, लेकिन जब अप्लाइड पे बात आती है तो वो सोल्यूशन और इसकी फाइंडिंग्स पे भी बात करते हैं कि अगर तो किसी के रिलीजन में ये है कि मरते वक्त उनको सूरह यासीन या फिर बाइबल से कुछ वर्सेस जो है वो पढ़े जाएं, या फिर किसी दूसरे उनके मजहबी बुक से जो है वो वर्सेस पढ़ी जाएं, आयातें। सो फिर नर्सिस क्या करती कि उनको बाकायदा मौका दिया जाता है कि आखिरी वक्त पे मरीज़ की और इनकी फैमिली को तो साइकोलॉजिकल और रिलीजियस सपोर्ट देते हुए उनको ये चीज़ें, ये मौका प्रोवाइड किया जाए। और अप्लाइड रिसर्च की एग्जांपल ये है कि स्टडी टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, कि बस अब वो नर्सिंग इंटरवेंशन पे फोकस करे कि किस तरह ग्रीविंग प्रोसेस को आसान करना है, तो ये अप्लाइड रिसर्च की एग्जांपल हो गई। अब जो तीसरा वो है दैट इज़ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हमारे पास इट इज़ अ वे ऑफ डूइंग रिसर्च वर्किंग ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एट द सेम टाइम, कि हम एट अ टाइम रिसर्च भी कर रहे हो और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होते हो। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस, ये कंटिन्यूस साइकिल होता है जिसमें एट अ टाइम इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होती है और उसके हल भी तलाश किए जाते हैं और वो हल अप्लाई भी किए जाते हैं। जैसे कोविड की अगेन मिसाल में दे दूं कि कोविड के दौरान जैसे ही कोविड आया दुनिया में, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसकी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, साइज, जीनोम्स ये स्टडी करते हुए वो ट्रीटमेंट पे भी लग गए। कोई मलेरियल ड्रग इसको इस्तेमाल कर रहा था कि वो रेसोचिन वगैरह जो मलेरियन जो क्विनोन्स थी उन पे, कोई फिर कह रहा था कि नहीं अभी एजिथ्रोमाइसिन का इस पे इफ़ेक्ट होता है, कुछ बाकी एंटीवायरल पे चले गए, कुछ साइंटिस्ट जो है वो स्टीरॉइड्स पे चले गए।
सो तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम साइंटिस्ट लगे हुए थे कि इसको, इसकी असलियत को समझें और इसका क्योर तलाश करें। तो वो उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे और साथ साथ इसके मसले को हल करने की भी कोशिश कर रहे थे। सो इट्स अ टाइप ऑफ बेसिकली एक्शन रिसर्च। और इसमें हमारे पास लर्निंग बाय डूइंग होती है कि हम कोई काम करते हुए उससे सीखें। अ ग्रुप ऑफ पीपल आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, के एक ग्रुप है लोगों का, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, डू समथिंग टू रिजॉल्व इट, उसके लिए कुछ स्टेप्स लें कि उसको हल करें। सी हाउ सक्सेसफुल देयर एफर्ट्स वर, कि उनके एफर्ट्स जो थे कितने सक्सेसफुल थे। एंड इफ नॉट सेटिस्फाइड, और उस पर अगर वो पूरे नहीं उतरते तो वो अगेन ट्राई करें। जैसे मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ की गई लेकिन कोविड पे इसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो फाइनली वो वैक्सीन, और अभी वैक्सीन के साथ साथ वो उसकी ट्रीटमेंट ढूंढने में भी लगे हुए हैं। सो द स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च आर असेसमेंट, के एट अ टाइम असेसमेंट चल रही होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि पहले ये देखें, फिर ये देखें, फिर ये देखें, और इसके साथ उसमें इंटरवेंशन और चेंज भी देखा जाता है, और फिर वो उसके हिसाब से स्टेप्स लिए जाते हैं, और फिर अगेन असेसमेंट की जाती है, देखा जाता है कि कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, फिर कुछ नए ऑब्जेक्टिव्स इसके साथ ऐड होते हैं, फिर दोबारा ये स्टेप्स रिवाइज होते हैं और कंक्लूजन निकलता है इसका। ये एग्जाम्पल यहाँ है कि एनालिसिस ऑफ द हेल्थ people's health problem in a particular area by health professional with the aim of producing appropriate treatment and health promotion program। कि एक कम्युनिटी में लोगों में ब्लड प्रेशर का इशू बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें, और कुछ नर्सेज वहाँ गई और उन्होंने कहा कि एट अ टाइम हम ये भी देखें कि कितने परसेंटेज लोग जो है वो बीपी के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के, और उसके साथ साथ हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, वेट लॉस, ये सारी चीज़ें भी प्रमोट करें, और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट, जिनको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो भी स्टार्ट करें। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्शन रिसर्च। और फिर ट्रीटमेंट कंप्लाइंस भी देखनी है कि कुछ लोग मेडिसिन तो घर ले जाते हैं लेकिन फिर वो इस्तेमाल नहीं करते। सो ट्रीटमेंट कंप्लाइंस देखना भी बहुत लाजमी है। सो इन नर्सिंग हमारे पास एक्शन रिसर्च जो है एक अप्रोप्रिएट तरीका समझा जाता है हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में चेंज लाने के लिए। हम कंटिन्यूस असेसमेंट भी करते हैं और साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं और उसमें फिर चेंज देखते हैं। सो नर्सेज वर्किंग टुगेदर टू रिसर्च द इफेक्ट ऑफ न्यू एसेप्टिक ड्रेसिंग प्रोसीजर टू डिस्कवर इट्स बेनिफिट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिसर्च। के एक वार्ड में चंद नर्सेज जमा हुई, उन्होंने कहा कि हम एक नए तरीके से एसेप्टिक प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं ड्रेसिंग के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, और देखते हैं कि इसके इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या बुनियादी तौर पे इफेक्ट्स आई हैं। And the fourth one is outcome research. Outcome research is focused on examining the end result of patient care. जिस तरह आउटकम से आपको पता है, आउटकम वर्ड से, कि इसका फोकस जो होता है वो रिजल्ट पे होता है, और ये रिजल्ट को एग्जामिन करता है कि हमारे नर्सिंग की फील्ड में अगर हम कोई स्टेप लेते हैं, कोई इंटरवेंशन करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, और मरीज़ की सेहत पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है, तो उस फ़र्क को जांचते हुए देन वी डिटरमाइन द चेंजेस इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। के चलें अब ये हमने इंटरवेंशन की पेशेंट के, उसमें कोई चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया या नेगेटिव चेंज आया। सो ये आउटकम रिसर्च का बुनियादी मकसद होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल आउटकम अचीव विद द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, के हम अगर तो हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें मरीजों को फाइनेंशियल आउटकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये एक मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। सपोज कर लें एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, मरीज़ हॉस्पिटल आते हैं फ्रैक्चर के साथ, उनको हो जाता है इन्फेक्शन, और वो फिर बेड पे जो है वो हफ्तों पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। सो कुछ नर्सेज जमा होती हैं और वो ये कहती हैं कि हम अपने वार्ड में हैंड वॉशिंग को, और जो हमारे पास शार्प जो नीडल्स वगैरह, जो ब्लेड्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको डिस्कार्ड करने का एक प्रॉपर सिस्टम लगाते हैं कि डस्टबिन में शॉप फेंकेंगे, गंद को इधर उधर जो सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह होती है ज़मीन पे नहीं पड़ा रहने देंगे बल्कि उसको क्लीन करेंगे, और एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक जाते हुए हम हैंड वॉशिंग करेंगे।
और फिर वो देखते हैं कि इस तरह प्रैक्टिस करने से मरीज़ को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन नहीं होता। जब नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन नहीं होता तो मरीज़ अगर 2 हफ्ते बेड पे रहता है हॉस्पिटल के, तो वो 3 से 4 दिन रहेगा, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा। सो जितने कम दिन वो उस बेड पे रहेगा उतना कम उसकी ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा, और जितना कम फाइनेंशियल बर्डन होगा उस पर, तो उसकी हेल्थ और उसकी सोशल लाइफ पे पॉजिटिव आउटकम आएगा। दूसरा ये है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन विद हेल्थ आउटकम के रिसीव्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल आपने देखे होंगे हमारी कंट्री में कि जब मरीज़ डिस्चार्ज होता है तो वो पेशेंट सेटिस्फेक्शन फीडबैक लेते हैं, कि मरीज़ डिस्चार्ज होता है तो वो देखते हैं कि डॉक्टर ने उनको कैसे ट्रीट किया, वहाँ पे फूड सर्विसेज का कैसे निज़ाम था, वहाँ पे नर्सिस केयर में कैसे इन्वॉल्व थी, और वो मरीज़ की सेटिस्फेक्शन को ओवरऑल रेट करते हैं। सो ये आउटकम को देखते हैं कि हमने केयर तो सर्विसेज जो प्रोवाइड की, सो आउटकम सेटिस्फैक्ट्री था या नहीं था। अगर सेटिस्फैक्ट्री था तो वो मरीज़ फिर अगर कम्युनिटी में जाता है और कोई और मरीज़ दिखता है उनको, तो वो उनको सजेस्ट करेंगे कि वहाँ फ़लाँ हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छी सर्विसेज दी जाती है। और अगर तो वो डिससेटिस्फाइड होगा तो वो नहीं देगा। जिस तरह आप रेटिंग्स देखते हैं, किसी भी हॉस्पिटल की रेटिंग उठा के आप नेट पे सर्च करें तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग जो है जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता वो उसको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। सो जैसे मैंने बात की कि इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ जनरेटेड मेनी क्वेश्चन अबाउट द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड पेशेंट आउटकम रिलेटेड टू दो सर्विस। जितना मरीज़ पे खर्चा ज़्यादा आएगा वो क्वेश्चन मार्क करेगा कि एक हॉस्पिटल मरीज़ पे खर्चा उसका ज़्यादा, तो या तो उसकी क्वालिटी का भी मसला है और साथ साथ जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसमें कोई गैप है जिसकी वजह से मरीज़ का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। कंज्यूमर वांट टू नो व्हाट सर्विसेज दे आर परचेजिंग। ज़ाहिर सी बात है, ग्राहक जो है, कंज्यूमर इस्तेमाल करने वाला जो है, हमारे हेल्थ में कंज्यूमर कौन है? हमारे पेशेंट्स हैं। तो पेशेंट्स जो है वो जानना चाहते हैं कि अगर उनको क्या सर्विसेज दी जा रही है और क्या वो सर्विसेज इस्तेमाल करते हुए उनकी हेल्थ पे कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा या नहीं। सो ये पॉलिसी मेकर मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि इस तरह की रिसर्च के वो कॉस्ट इफेक्टिव लो क्वालिटी नहीं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को लो प्राइस पे प्रोवाइड करें, सही है, और लो क्वालिटी प्रोडक्ट को अवॉइड करें या लो क्वालिटी सर्विसेज को अवॉइड करें। सो दिस कंसर्न प्रोमोटेड द कंडक्ट ऑफ आउटकम रिसर्च। सो जो ये बुनियादी बातें हैं ये आउटकम रिसर्च की इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर देती है। सो बुनियादी तौर पे हमारे पास जो वो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के जो टाइप्स हैं वो हमने सुपरफिशियली उसके नाम हमने सीख लिए हैं, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास बात कर लेते हैं इस लास्ट स्लाइड में कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कैसे डेवलप होता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब, एविडेंस का मतलब सबूत होता है। तो जो नर्सिंग में हम प्रैक्टिस करते हैं, मरीज़ को जो हम केयर देते हैं, तो उसका कोई एविडेंस, कोई सबूत होना चाहिए। विदाउट एविडेंस या सबूत के हम अपनी प्रैक्टिस में वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई एक स्टूडेंट नर्स को आईवी कैनुलेशन सिखाए और वो उनको बताए कि जब आप वेन को प्रिक करते हैं सो आपका जो आईवी कैनोला जो उसका नीडल होता है उसका एंगल इन कंपैरिजन टू द स्किन ऑफ द पेशेंट की स्किन के हिसाब से आईवी कैनोला के नीडल का एंगल 15 to 25 डिग्रीज का होना चाहिए वेन को प्रिक करते वक्त। सो ये बात कहाँ से आई? प्रिक तो हम 90 एंगल पे भी कर सकते हैं, 60 पे भी कर सकते हैं, 45 पे भी कर सकते हैं। ये 15 to 25 वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये बाकायदा रिसर्च से आया, और रिसर्च कहता है कि अगर इतना एंगल होगा तो वेन प्रिक होके दूसरे साइड पे उसका प्रिक नहीं लगेगा। मतलब एक साइड से नीडल वेन के अंदर जाएगी और वो सीधा वेन में मूव करेगी आगे की तरफ, बल्कि अगर एंगल ज़्यादा होगा 45 डिग्री होगा तो वेन के एक साइड को प्रिक करते हुए दूसरे साइड से निकल जाएगी।
सो वो मिस प्रिक होगा और उससे पेशेंट को तकलीफ होगी। तो जो एविडेंस है हमारे पास, ये बुनियादी तौर पे हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं इसको सॉलिड बनाता है और ये हमें कॉन्फिडेंट करता है, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हम कैसे लीगली प्रैक्टिस करें। हमारे पास जितने भी ये रिसर्च अप्रोचेज हैं इसको कंबाइन करके, इसकी कम्बिनेशन से, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च से मिल के हमारे पास एविडेंसेस आते हैं जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। और थ्रू क्वालिटेटिव रिसर्च हमारे पास किसी भी फिनोमेना को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए नॉलेज आती है। उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, उसकी एफिकेसी को, उस इंटरवेंशन या उस सोच को प्रैक्टिस में लाने के लिए, उससे पहले उसको टेस्ट करने के लिए हम फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं ताकि वो हमें मैकेनिज्म और उसकी इफेक्टिवनेस बता दें हमारे इंटरवेंशंस की। और फाइनली आउटकम रिसर्च फिर हमें बताता है कि जो रिजल्ट हमारे पास आया, क्या इसने क्वालिटी को इम्प्रूव किया, क्या इसने कॉस्ट को डिक्रीज किया, क्या इसने मरीज़ को आराम दिया, क्या इसने मरीज़ का फ़ायदा किया या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो रिसर्च हम पढ़ते हैं बुनियादी तौर पे हमारे प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये रिसर्च के कुछ स्टेप्स हैं। रिसर्च प्रोसेस का फ्लो चार्ट है जिसमें हम सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद जो करंट लिटरेचर है, जो ऑलरेडी रिसर्चेज उस टॉपिक पे हुए हैं उसको स्टडी करते हैं स्टेप 2 में, और इसमें कॉन्सेप्ट को रिव्यू करते हैं, उसमें रिसर्च फाइंडिंग्स को रिव्यू करते हैं कि पुराने रिसर्चेस क्या कहते हैं इस इशू के बारे में। और फिर जब हम अपना रिसर्च करते हैं उसी इशू के बारे में तो हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कि अगर फलां काम हम ऐसे करेंगे तो फलां ऐसे ऐसे होगा। देन कम्स द रिसर्च डिज़ाइन के कौन सा क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में कौन सा रिसर्च डिज़ाइन हमने चूज़ करना है। तो वो जब चूज़ कर लेते हैं तो फिफ्थ स्टेप में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और जब हमारे पास इंफॉर्मेशन डेटा आ जाए तो उसको एनालाइज करते हैं, और जो स्टेटिस्टिकल या जो इंटरप्रिटेटिव मेथड्स होते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए वो हम एनालाइज करके उससे रिज़ल्ट निकालते हैं। और 7 स्टेप में जब हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं तो उसको लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए इंटरप्रेट करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। ये हमारे पास रिसर्च का एक फ्लो चार्ट होता है। यहाँ पे आपका जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है या डिविजन्स ऑफ रिसर्च टाइप्स हैं इसका लेक्चर पूरा होता है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे।